Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बारे में। अपने पिछले और इंट्रोडक्टरी वीडियो में जिसमें हमने थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, जिसमें हमने बात किया था तीन ट्रायंगल्स के बारे में, तीन पैसेज वे के बारे में, जो कि हमारी मसल्स और जहां पे अगर हमारे स्पेस कम होने के कारण, नैरोइंग होने के कारण, अगर वहां पे कंप्रेशन होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का, आर्टरीज का, नर्व्स का या वेन्स का, तो वहां पे पेन स्टार्ट होता है। इस पेन से ही इसे हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं। इसके मेजर जो कॉजेज हैं उनके बारे में हमने बात किया, जिसमें हमने देखा कि पुअर पोस्चर, हाइपर मोबिलिटी या रिपीटेटिव ओवरहेड एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग, बहुत फ्रीक्वेंट स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज, इन सब चीजों के कारण हमारे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम मेनली होते। फिर हमने बात किया थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने बात किया कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम एज के कारण भी होता है, जिसमें 20 to 40 एज ग्रुप वाले लोगों को ये चीज ज्यादा होती। दूसरा, जिनके पोस्चर पुअर होते हैं यानी कि पोस्चर खराब होते हैं, उनमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जैसी कंडीशंस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात किया, तब हमने देखा कि वहाँ पेन होता है, लोकलाइज्ड पेन हो सकता है, पेन रेडिएट हो सकता है अपर आर्म्स तक, जिसके कारण मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं और या फिर मूवमेंट करते समय पेन एग्रीवेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि इस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ स्पेशल टेस्ट्स भी यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो स्पेशल टेस्ट है जिसे हम रूट टेस्ट कहते हैं या एलिवेटेड आर्म स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। इसको करने के लिए पेशेंट को अपने आर्म्स 90 डिग्री में एबडक्शन करना है, यानी कि अपने 90 डिग्री की तरफ मूवमेंट करना है। फिर थेरेपिस्ट जो है एक डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है स्कैपुला से। जैसे ही पेशेंट अपने फिंगर्स ओपन या क्लोज करता है, यानी 90 डिग्री के एबडक्शन के बाद और डाउनवर्ड प्रेशर स्कैपुला पे लगाते वक्त पेशेंट को अपने फिंगर्स को ओपन और क्लोज करना है। अगर इस एक्टिविटी से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के कोई भी सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होते हैं विद इन 90 सेकेंड्स, तब हम कहते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और पेशेंट को थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। दूसरा टेस्ट जो हम यूज करते हैं, जिसे एडसन्स टेस्ट कहते हैं, ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का, जिसमें पेशेंट को कंफर्टेबली बैठा दिया जाता है एक स्टूल, चेयर या बेड में। फिर पेशेंट को कहा जाता है कि अपने हेड को रोटेट करे जिधर उसका अफेक्टेड साइड है, यानी अगर लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड को उसे अपना हेड रोटेट करना है, चिन एलिवेट करना है। और फिर थेरेपिस्ट वहां पे एक हैंड से अपने उसके फोर आर्म्स को स्टेबल करते हैं, दूसरे हैंड से वहां पे रेडियल पल्स चेक करते हैं। अगर रेडियल पल्स एब्सेंट होती है या डिक्रीज्ड हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि एडसन्स टेस्ट पॉजिटिव है और ये इंडिकेट करता है कि
वहां पे कंप्रेशन हुआ है वेस्कुलर कंपोनेंट का, जिस और कंप्रेशन मेनली स्केलिन मसल या सर्वाइकल रिब के कारण हुआ है। सो जैसा कि इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, हैंड उसका वन साइडेड है और हेड रोटेटेड है टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। थेरेपिस्ट उसके रेडियल पल्स को पाल्पेट करता है, चेक करते हैं, और फिर अगर वहां पे रेडियल पल्स एब्सेंट होती है या डिक्रीज होती है तो हम इसको पॉजिटिव टेस्ट मानते हैं। तीसरा टेस्ट हमारा है राइट्स टेस्ट, जिसमें पेशेंट को अपने आर्म्स हाइपर एबडक्ट करने होते हैं। पेशेंट का जो आर्म है वो और पेशेंट का जो आर्म है वो हाइपर एबडक्टेड रहता है, और अगर हाइपर एबडक्शन में पेशेंट की जो पल्स है वो अगर एब्सेंट है या डिक्रीज्ड है तो ये टेस्ट पॉजिटिव ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। इस टेस्ट के पॉजिटिव होने से ये इंडिकेट होता है कि जो एक्सिलरी आर्टरी है वो कंप्रेस हो रही है हमारे पेक्टोरलिस माइनर मसल या कोराकॉइड प्रोसेस से, और वो भी इसलिए क्योंकि जो न्यूरोवास्कुलर बंडल है उनकी ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है। जैसा हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि पेशेंट को कंफर्टेबली पेशेंट बैठ सकता है, फिर अपने आर्म्स को हाइपर एबडक्ट करेगा और फिर थेरेपिस्ट वहां पे पल्स चेक करेंगे। अगर पल्स डिक्रीज है या एब्सेंट है तो इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, जो इंडिकेट करता है कि एक्सिलरी आर्टरी का कंप्रेशन है पेक्टोरलिस मेजर या कोराकॉइड प्रोसेस। सीवीएक्स रिलीज, इसको करने के लिए पेशेंट को सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में प्लेस किया जाता है। एग्जामिनर यानी कि जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के पीछे रहता है और फ्लेक्शन, उसके जो आर्म्स है उनको 80 डिग्री में फ्लेक्शन करते वक्त उसके फोर आर्म्स को ग्रास्प करता है, पकड़ता है। जब भी पेशेंट 80 डिग्री का फ्लेक्शन कर रहा है तो उसके जो फोर आर्म्स और रिस्ट हैं वो न्यूट्रल पोजीशन में होने चाहिए, और पेशेंट एग्जामिनर अपने लीन करता है पेशेंट की ट्रंक को पोस्टीरियरली और पैसिवली एलिवेट करता है शोल्डर गर्डल को। इस पोजीशन को, जिसमें पोस्टीरियरली लीन किया गया है पेशेंट के ट्रंक को और पैसिवली एलिवेट किया गया है शोल्डर गर्डल को, इस पोजीशन को 3 मिनट तक होल्ड करके रखना होता है। इस टेस्ट को पॉजिटिव तब माना जाता है अगर पैरास्थीसिया या नम्बनेस हो जाती है पेशेंट को, जो कि सिम्टम होते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के। कुछ इस तरह से हम सीवीएक्स रिलीज कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट के आर्म्स को 80 डिग्री में फ्लेक्शन करना है, रिस्ट और फोर आर्म्स न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। थेरेपिस्ट पीछे से फोर आर्म को ग्रिप करता है और जो उसका ट्रंक है उसे लीन करता है पोस्टीरियरली, साथ ही उसी के साथ जो शोल्डर गर्डल है उसे एलिवेट करते हैं। इस पोजीशन को वो होल्ड रखते हैं, और होल्ड रखने के बाद अगर पैरास्थीसिया या नमनेस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तब हम इसे कहते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, और जो इंडिकेट करता है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। सुप्राक्लैविकुलर प्रेशर, सुप्राक्लैविकुलर प्रेशर चेक करने के लिए या इसको एग्जामिन करने के लिए पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में प्लेस किया जाता है। आर्म्स पेशेंट के साइड में होते हैं। एग्जामिनर अपने जो फिंगर्स है उन्हें अपर ट्रपेजियस और जो थंब है उसे एंटीरियर स्केलिन मसल में प्लेस करता है, वही एंटीरियर स्केलिन मसल जो कि फर्स्ट रिब के पास होती है। जैसे जैसे एग्जामिनर
अपने फिंगर और थंब को स्क्वीज करता है, जिससे उसके ट्रेपेजियस मसल और स्केलिन मसल स्क्वीज होती है 30 सेकेंड्स के लिए, अगर वहां पेन या पैरास्थीसिया जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, तब हम इस टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि वहां पे जो ब्रैकियल प्लेक्सस है उनके नेटवर्किंग में कोई कॉम्प्रोमाइज हुए, यानी या तो वो कंप्रेस हुए, जो कि मेनली स्केलिन ट्रायंगल्स, जिसमें हमने देखा था कि एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियरली हमारे जो रिब्स होते हैं उनसे अगर कंप्रेशन हुआ है ब्रैकियल प्लेक्सस का, तो पेन, पैरेस्थीसिया, नमनेस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। कोस्टोक्लेविकुलर मैन्यूवर, इस पोजीशन को या इस टेस्ट को करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है न्यूरोलॉजिकल या वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के कंप्रेशंस को चेक करने के लिए। इसके लिए पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में अपने शोल्डर्स को पोस्टीरियरली हाइपरफ्लेक्स पोस्टीरियर मूवमेंट करना होता है, साथ ही अपने जो चिन है उसे हाइपरफ्लेक्स करना होता है, जिस मूवमेंट से अगर वहां पे जो सिम्टम्स है वो डिक्रीज हो रहे, यहाँ सिम्टम्स इंक्रीज नहीं होते हैं, यहाँ सिम्टम्स डिक्रीज होते हैं, इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। अगर सिम्टम्स डिक्रीज हुए हैं, विच इंडिकेट्स दैट टेस्ट इज पॉजिटिव। और इससे ये पता चलता है कि जो न्यूरोजेनिक कंपोनेंट है या न्यूरोवेस्कुलर बंडल है वो कंप्रेस्ड हुए हैं, उनमें कंप्रेशन हुआ है। ये तो थे हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट्स, जिन्हें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के एग्जामिन किया जा सकता है विद सिंपल, जो एक थेरेपिस्ट या एग्जामिनर कोई भी इसे एग्जामिन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स के बारे में, जिसमें पहला जो टेस्ट होता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अफेक्टेड एरिया के लिए, तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि वहाँ कोई एक्स्ट्रा रिब तो प्रेजेंट नहीं है, जैसा सर्वाइकल रिब की केस में होता है कि फर्स्ट रिब के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिब प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वहाँ के जो स्पेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं। इस चीज को एक्स्ट्रा रिब या सर्वाइकल रिब की प्रेजेंस को या एब्सेंस को रूल आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। दूसरा टेस्ट जो हम यूज करते हैं या इमेजिंग टेस्ट हम यूज करते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स की मदद से एक इमेज क्रिएट करता है बॉडी का, जिस इमेज की के हेल्प से वहां पे एग्जामिन किया जा सकता है या टेस्ट किया जा सकता है कि अगर कोई वेस्कुलर थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम तो नहीं है, या कोई वेस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वेस्कुलर कंपोनेंट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक बेस्ट मेथड होता है। अल्ट्रासाउंड के बाद कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन या सीटी स्कैन यूज किया जाता है। सीटी स्कैन नॉर्मली एक्सरेज के साथ यूज किया जाता है, जिसमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस दिखती हैं बॉडी की। एक डाई इंजेक्ट किया जा सकता है वेन में, सो दैट जो ब्लड वेसल्स है उनकी और डिटेल हमें मिल सके, जो कि एक सीटी एंजियोग्राफी का पार्ट होता है। एक सीटी स्कैन हमें ये हेल्प करता है कि लोकेट करने में कि किस पर्टिकुलर साइट में, किस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड वेसल का कंप्रेशन हुआ है। सो सीटी स्कैन एक बहुत ही यूजफुल होता है किसी भी वेस्कुलर कंप्रेशन के साइट या लोकेशन को चेक करने के लिए या लोकेट करने के लिए।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई। एमआरआई एक बहुत ही पावरफुल रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारे जो बॉडी है उसकी डिटेल्ड व्यू प्रेजेंट करता है, हमें हेल्प करता है बॉडी के डिटेल स्ट्रक्चर्स को जानने में। एमआरआई बेसिकली यूज किया जाता है लोकेशन और कॉज को पता करने में। अगर कोई ब्लड वेसल या न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स कंप्रेशन तो नहीं है, अगर कंप्रेशन है तो उसका साइट क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो हम एमआरआई से पता लगा सकते हैं। एमआरआई में कोई भी कंजेनाइटल एनोमली अगर है, जैसे अगर कोई फाइब्रस बैंड है कनेक्ट स्पाइन में, अगर वो कनेक्ट हो रही है, या रिब एक्स्ट्रा रिब है, कोई सर्वाइकल रिब है जो सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो एमआरआई की मदद से हम उन कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में मेनली एक इंट्रावेनस डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है। इन डाई के इंजेक्ट से और उसके बाद सीटी स्कैन या एमआरआई से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर ब्लड वेसल है, या उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, या उसका एक्सटेंट क्या है कंप्रेशन का, जो कि एक सीटी स्कैन या एमआरआई में बहुत इजीली विजिबल हो जाती है। आर्टेरियोग्राफी एंड वेनोग्राफी। आर्टेरियोग्राफी या वेनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, छोटे से इंसिजन के थ्रू हमारे ग्रोइन एरिया में इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली वो ग्रोइन एरिया में ही किया जाता है और एक बहुत छोटा सा इंसिजन होता है। इस कैथेटर को मूव किया जाता है हमारी मेजर आर्टरीज में, जो कि आर्टेरियोग्राफी होती है, या वेन्स में, जिसे हम वेनोग्राफी कहते हैं, जो कि हमारे अफेक्टेड ब्लड वेसल्स को लोकेट करने में पता लगाती है। जैसे ही हम कैथेटर इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद एक डाई इंजेक्ट की जाती है उसी कैथेटर के थ्रू, और फिर एक्सरे इमेजेस या सीटी स्कैन एमआरआई इमेजेस लिए जाते हैं, जिससे आर्टरी या वेन्स के कंप्रेशन का पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी। जब भी एक जब भी ईएमजी की जाती है तो डॉक्टर एक निडल इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर में, जो कि और हमारे मसल्स के अंदर में इंजेक्ट होते हैं। इस टेस्ट से हम ये इवेल्युएट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो मसल्स की है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, जो कि प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, क्या वो प्रॉपर है। जब भी मसल रेस्ट में है तो उनकी एक्टिविटीज, उनकी इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग कैसी है, उनमें आयन एक्सचेंजेस कैसे हैं, ये हम बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफी की मदद से पता लगा सकते हैं। अभी तक हमने बात किया डायग्नोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ये यूज किया जाता है वो होता है मेडिकेशन। डॉक्टर एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें पेन या मसल रिलैक्सेंस को डिक्रीज करने में हेल्प मिलती है। साथ ही जो पेन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारे मसल रिलैक्सेशन है वो प्रमोट होता है। इस बेसिक इन चीजों के लिए हमारी एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस यूजफुल होते हैं। मेडिकेशंस के बाद सर्जिकल इंटरवेंशंस को भी यूज किया जा सकता है हमारे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम्स को करेक्ट करने में, जिसमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का बेसिकली डीकम्प्रेशन किया जाता है, जो
डिफरेंट अप्रोचेस से किया जा सकता है। जैसे पहला अप्रोच जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शनरी अप्रोच। इसमें जो सर्जन होते हैं वो इंसिजन करते हैं चेस्ट में, सो दैट जो फर्स्ट रिब है उसका एक्सेस उन्हें मिल सके, और जो मसल्स होती हैं रिब के फ्रंट में उसे डिवाइड करके और उनको पोर्शन, उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव करके वहां पे कंप्रेशन को रिलीव किया जा सकता है। इस अप्रोच से हमारी जो फर्स्ट रिब है उसका बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है सर्जन को, और हमारी किसी नर्व या ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन इससे एक लिमिटेड एक्सेस ही हो पाता है सर्जन को, और कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मसल्स और सर्वाइकल रिब्स को लोकेट करने में, या ये जो कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंप्रेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स के पीछे हैं, बिहाइंड है, तो उनको लोकेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि लिमिटेड एक्सेस रहता है सर्जन के पास। दूसरा अप्रोच या दूसरा सर्जिकल अप्रोच जो यूज किया जाता है वो बेसिकली होता है सुप्रा क्लैविकुलर अप्रोच। इस अप्रोच से बेसिकली जो कंप्रेस्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिपेयर किया जाता है, जिसमें एक इंसिजन किया जाता है हमारे नेक में, नेक के निचले हिस्से में, जिससे हमारा जो ब्रैकियल प्लेक्सस रीजन है वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोजर के बाद सर्जन चेक करते हैं कि कोई साइंस ऑफ ट्रॉमा तो नहीं है, कोई ऐसी मसल्स है जो हमारे कंप्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, या हमारी जो फर्स्ट रिब है उसके किसी एनोमली के कारण तो कंप्रेशन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है या कोई मसल्स कंट्रीब्यूट कर रही है तो उस पर्टिकुलर मसल का वो पर्टिकुलर पार्ट भी रिमूव किया जा सकता है, या फिर उसको रिपेयर किया जा सकता है ब्लड वेसल्स को, जिससे कंप्रेशन को रिड्यूस किया जा सके और उस पर्टिकुलर एरिया को डीकम्प्रेस किया जा सके। अगर कोई बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फर्स्ट रिब का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो फर्स्ट रिब को भी रिमूव किया जाता है अगर नेसेसरी होता है कंप्रेशन को रिलीव करने में। तीसरी अप्रोच यानी तीसरी सर्जिकल अप्रोच जो होती है वो होती है इंफ्राक्लाविकुलर अप्रोच। इस अप्रोच में सर्जन एक इंसिजन करते हैं हमारे कॉलर बोन या और हमारे चेस्ट के अक्रॉस, यानी जो इंसिजन होता है वो हमारे कॉलर बोन के निचले हिस्से में अक्रॉस द चेस्ट होता है, जहां पे कंप्रेस्ड वेन को एक्सटेंसिवली रिपेयर किया जा सकता है, और उनके कंप्रेशन का रीजन है वो पता लगाया जा सकता है। उस रीजन को पता लगाने से हमें वहां पर रिपेयर करने में आसानी होती है। अगर किसी को वेनस या आर्टेरियल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है तो सर्जन मेडिकेशंस डिलीवर कर सकते हैं ताकि जो वहां पे जो ब्लड क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाए, कोई भी थोरेसिक आउटलेट कंप्रेशन से पहले ही। अगर ऐसा लगता है डॉक्टर्स को या सर्जन्स को कि वहां पे कोई ब्लड क्लॉट है तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस यूज किए जा सकते हैं। कुछ केसेस में सर्जन कंडक्ट करते हैं प्रोसीजर कि उस क्लॉट को रिमूव किया जाए, जो भी ब्लड क्लॉट है वहां पे उसको वेन या आर्टरी से रिमूव किया जाए, या फिर उस वेन या आर्टरी को रिपेयर किया जाए थोरेसिक आउटलेट के डीकम्प्रेशन होने से पहले। यानी थोरेसिक आउटलेट डीकम्प्रेशन के प्रोसीजर्स या अप्रोचेस को अपनाने से पहले वो उस पर्टिकुलर क्लॉट को रिमूव करते हैं या फिर उस पर्टिकुलर आर्टरी या वेन को रिपेयर करते हैं। अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है और सर्जन को ये लगता है कि जो आर्टरी है वो डैमेज है,
तो उस जगह में उस डैमेज आर्टरी को रिप्लेस किया जा सकता है दूसरी आर्टिफिशियल आर्टरी से। यानी हमारी जो बॉडी के दूसरी आर्टरीज है उन आर्टरी को यूज करके इस पर्टिकुलर आर्टरी को रिप्लेस किया जा सकता है। इसे बेसिकली एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट कह सकते हैं। इस प्रोसीजर को साथ में किया जा सकता है जब फर्स्ट रिब रिमूवल का प्रोसीजर हो रहा है, तो इस प्रोसीजर को भी साथ में किया जा सकता है। ये तो हुए हमारे सर्जिकल इंटरवेंशंस यानी सर्जिकल प्रोसेस जिससे हम ये पता हम डिकम्प्रेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। हमने कुछ फिजियोथेरेपेटिक टेस्ट के बारे में बात किया था, जो कि स्पेशल टेस्ट से जब हमने डायग्नोसिस के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट या फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में, जिससे जो शोल्डर जिससे हमारे कंप्रेशन है उनको रिड्यूस किया जा सके और जो डिस्कम्फर्ट है या मूवमेंट डिस्कम्फर्ट है उसे कम किया जा सके। सबसे पहली एक्सरसाइज है शोल्डर पेंडुलम। शोल्डर पेंडुलम करने के लिए पेशेंट को फॉरवर्ड लीन होना है। अपने एक हैंड से अनअफेक्टेड हैंड से काउंटर या टेबल का सपोर्ट लेना है और अपना जो अफेक्टेड हैंड है उसको नीचे फ्रीली हमें हैंग करना है। उस हैंग वाले हैंड को हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड के मूवमेंट करने, जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, बैकवर्ड मूवमेंट होगा, साइडवेज मूवमेंट होगा, सर्कुलर मूवमेंट होगा। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस को हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट करना, जो कि हमारे दूसरे हाथ से भी रिपीट किया जाएगा। यानी जो अफेक्टेड है उसे अब सपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा और अनअफेक्टेड साइड का जो है हमारा हैंड, जिससे हमने पहले सपोर्ट लिया था, अब उससे ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाएगी। कुछ इस तरीके से हमें शोल्डर पेंडुलम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। हमारे एक हैंड से हमें टेबल या काउंटर का सपोर्ट लेना है, आगे की तरफ लीन होना है और अपने जो दूसरा हाथ है उसे नीचे की तरफ हैंग करना है। हैंग करने के बाद हमें फ्लेक्शन, एक हमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज और हमें सर्कुलर मूवमेंट करनी। इस मूवमेंट से जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी एक्सरसाइज या दूसरा हमारा जो स्ट्रेच है वो है क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच। क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में एडवाइस किया जाता है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है और अपने एक आर्म को अपने चेस्ट के अक्रॉस पुल करना है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हमें होल्ड रखना है और 30 सेकेंड्स के होल्ड के बाद रिलैक्स करना है। रिलैक्स 30 सेकेंड्स को रिलैक्स के बाद हमें फिर से यही रिपीट करना। सेम हमें अपने दूसरे आर्म से भी यानी दूसरे साइड से भी रिपीट करना। इससे हमारे जो थोरैसिक मसल्स होती हैं, जो हमारे पेक्टोरलिस मसल्स होती हैं, वो स्ट्रेच हो जाती हैं और अगर उनमें कोई कंप्रेशन है या उनकी स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो इम्प्रूव होते हैं। तीसरी हमारी एक्सरसाइज है वो है पैसिव इंटरनल रोटेशन। पैसिव इंटरनल रोटेशन के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में ये कहा जाता है कि वो अपने हाथों को अपने पीछे की तरफ इंटरनली रोटेट करे, वहां एक स्टिक को होल्ड करे और उनका हॉरिजॉन्टल या उनका मूवमेंट करना है, लेफ्ट साइडवेज मूवमेंट करना है। इस साइडवेज मूवमेंट करने से हमारे शोल्डर्स जो है वो ट्रेपेजियस, हमारे स्केलिन मसल्स, इनमें हम एक पैसिव स्ट्रेच आता है।
और पैसिव जिस पॉइंट में हमें स्ट्रेच फील हो लेकिन पेन नहीं होना चाहिए, सो स्ट्रेच जिस पॉइंट पे फील हो हमें उस पॉइंट पे 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हमें इसे फिर रिपीट करना है अपोजिट साइड में। यानी हम अगर लेफ्ट साइड का मूवमेंट किए हैं तो लेफ्ट साइड मूवमेंट करते वक्त हमें जहां स्ट्रेच फील हो गया है बट पेन नहीं होना चाहिए, जिसमें स्ट्रेच फील हुआ है उस पोजीशन में 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। फिर वही हमें राइट साइड के मूवमेंट में रिपीट करना है। जहां स्ट्रेच फील हो गया है वहां हमें होल्ड रखना है और फिर हमें रिलैक्स करना है। पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन। पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन के लिए जो स्टिक है हमें उसे अपने हैंड से ग्रिप करनी है और जो दूसरी हैंड की जो दूसरे जो एंड है स्टिक का उसे दूसरे हैंड से ग्रिप करनी है। एल्बोस को हमें स्ट्रेच करने हैं, जो शोल्डर्स है हमें उन्हें स्ट्रेच करने हैं साइड बॉडी के साइड में। हम इसे इमेज से भी समझेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमें उसे स्टिक करना है और हॉरिजॉन्टली स्टिक को पुश करना है और जिस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें स्ट्रेच फील हो जाए या पुल फील हो जाए बिना किसी पेन के तो हमें उसे 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स करते वक्त रिलैक्स करना है और उसके बाद हमें अपने अपोजिट साइड में इसे रिपीट करना है। कुछ इस तरीके से हमें पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन करना है जिसमें हम अपने शोल्डर्स स्टेबल रख के एल्बो फ्लेक्स करके हमें दोनों एंड को ग्रिप करना है और ग्रिप करके हमें लेफ्ट साइड मूवमेंट और राइट साइड मूवमेंट दोनों रिपीट करने हैं। जब हम लेफ्ट साइड मूवमेंट कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें एक्स्ट्रा पुल फील हो लेकिन पेन नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर रिलीज करना है। फिर उसके बाद हमें राइट साइड का मूवमेंट करना है और फिर हमें उसे होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। स्टैंडिंग रो। स्टैंडिंग रो के लिए हमें एक 3 फीट लॉन्ग लूप या इलास्टिक बैंड की जरूरत पड़ेगी जिसका जो एक एंड होता है वो हमारे डोर नॉब या किसी भी स्टेबल ऑब्जेक्ट से हम अटैच करते हैं। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में बैंड को हमें अपने एल्बो बेंट के साथ और अपने साइड की तरफ हमें उसे रखना है। आर्म्स को हमें क्लोज रखना है और स्लोली हमें पुल करना है अपने एल्बोज को स्ट्रेट। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इमेज के साथ भी समझेंगे और धीरे धीरे हमें इसे रिपीट करना है और पोजीशन में स्टार्टिंग पोजीशन में रिटर्न होना है। कुछ इस तरीके से हमें स्टैंडिंग रो करनी। जो हमारा एक साइड होता है लूप का उसे हम डोर नॉब या किसी भी स्टेबल ऑब्जेक्ट से अटैच करते हैं, दूसरे एंड को हम अपने ग्रिप करते हैं और हमारे एल्बो मूवमेंट होती जिससे हमारे बैक अपर बैक की एक्सरसाइजेस भी होती है और इससे हमारे जो ट्रेपेजियस मसल के जो अपर फाइबर्स होते हैं वो उनमें स्ट्रेच फील होता है। तो हमें इसे पहले एक बार खींचना है फिर रिलीज करना है, फिर खींचना है और रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज को हमें दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। इंटरनल रोटेशन। सेम उसी इलास्टिक बैंड जिससे हमने स्टैंडिंग रो किया था उसी बैंड को यूज किया जा सकता है और हमारे जो एल्बोज है वो उनको पुल किया जाता है और फिर एल्बोज के साथ हम उन्हें इंटरनली रोटेट कर सकते हैं। इसे हम पिक्चर के साथ समझते हैं। कुछ इस तरीके से जैसा हमने स्टैंडिंग रो में किया कि हमने उसे पीछे की तरफ एल्बोज को अपने पीछे की तरफ पुल किया था, लेकिन यहाँ हमें पीछे की तरफ पुल ना करके हमें साइड वेज उसे पुल करना है जिससे हमारे जो शोल्डर्स होने चाहिए
वहां उनका एक्सटर्नल रोटेशन होना चाहिए, और एक्सटर्नल रोटेशन के साथ साथ हमें इस पोजीशन को होल्ड रखना है। होल्ड करने के बाद रिलीज करना है, और रिलीज करते वक्त हमें ध्यान रखना है, या पुल करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कोई अननेसेसरी जर्क नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल रोटेशन सेम हमें, जैसे हमने इंटरनल रोटेशन किया था, सेम हमें एक्सटर्नल रोटेशन भी करना है। और एक्सटर्नल रोटेशन करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो एल्बोज हैं या हमारे शोल्डर्स हैं, उनमें कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी जर्क जैसा फील नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें अपने एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करनी है। हमें उसी बैंड को हमें स्ट्रेच करना है, पुल करना है और फिर रिलीज करना है। स्ट्रेच करना है या पुल करना है और रिलीज करना है। स्ट्रेच करते वक्त हम चाहे तो कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर हम रिलीज कर सकते हैं। एल्बो फ्लेक्शन, या जिसे हम बाइसेप कर्ल की तरह भी जान सकते हैं। एल्बो फ्लेक्शन के लिए हमें एक इक्वल वेट चाहिए दोनों हैंड्स में, जो हमें और पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में ये करना है। वेट को हमें अपने एल्बो को फ्लेक्स करते हुए अपने शोल्डर्स के पास लेके आना है, और बहुत स्लो मूवमेंट के साथ हमें उसे रिलीज करना है या नीचे लेके आना है। जब हम ऊपर की तरफ ये फ्लेक्स कर रहे हैं अपने एल्बोस को, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर मूवमेंट्स नहीं हो, और इस पोजीशन में हमें उसे एटलीस्ट 2 to 4 सेकेंड्स को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमें रिलीज करते हुए धीरे धीरे उसे स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है, और फिर हमें उसे रिपीट करना है। एल्बो एक्सटेंशन, जैसा हमने एल्बो फ्लेक्शन में देखा था कि पेशेंट को एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट चाहिए दोनों, और पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, आर्म्स को रेज करना है, एल्बो को बेंड करना है, वेट बिहाइंड योर हेड, जिसे हम ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। सो इसके लिए हमें एक ओवरहेड एक्टिविटी करनी है, बट ये ध्यान रखना है कि हमारे जो वेट होना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एकदम अप्रोप्रिएट वेट होना चाहिए। जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं ओवरहेड में, तब हमें होल्ड रखना है 2 to 4 सेकेंड्स, और फिर उसे हमें लोअर करना है या नीचे करना है। इस पोजीशन को हमें इसी एक्सरसाइज को रिपीट करना है। कुछ इस तरीके से हम ओवरहेड एक्सटेंशन कर सकते हैं, या इस के लिए हमें एक हैंड से अपने जो आर्म से हम एक्सटेंड कर रहे हैं ओवरहेड में, हमें उसे सपोर्ट करना है, और बहुत ही स्लो मूवमेंट करना है। स्लो मूवमेंट करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि वेट बहुत ज्यादा नहीं है, वेट बहुत ही लाइट होना चाहिए फर्स्ट, और दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई हमें जर्क नहीं मारना है। हमें बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट करना है। इन मूवमेंट्स के बाद हमें आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग की भी जरूरत पड़ती है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम पेशेंट एक चेयर में कंफर्टेबली बैठ सकता है। बैठने के बाद उसके जो बैक हो वो सपोर्टेड होने चाहिए, और जो हेड है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। पेशेंट को अपना एक हैंड अपने फोरहेड में प्लेस करना है और अपने हेड को पुश करना है। जब हम पुश कर रहे हैं हेड अपने हैंड से, अपने मतलब अपने हैंड से पेशेंट को हेड को पीछे की तरफ पुश करना है, और नेक से फॉरवर्ड की तरफ, मतलब एक अपोजिट मूवमेंट होना चाहिए। इस पोजीशन को जब हम हेड पीछे की तरफ और नेक से हम आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इसको हमें होल्ड रखना है 10 सेकेंड्स के लिए। एक हमें होल्ड मेंटेन करना है, और फिर हमें रिलैक्स होना है। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हमें कम से कम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रिपीट करना है।
सिमिलरली हमें अपने सिर के पिछले हिस्से में प्लेस करना है अपने हैंड को, फिर हेड से हम बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे और हाथों से अपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सो हेड का हमारा बैकवर्ड मूवमेंट होगा और हैंड से हम फॉरवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को हमें 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स होना है और फिर इस चीज को हमें रिपीट करना है कम से कम 3 to 4 टाइम्स। सेम इसी चीज को हमें साइड वेज मूवमेंट भी करना है कि हमारे जो नेक है, हमारे जो ईयर के ऊपर वाले हिस्से में से हमें सबको एक साइडवेज मूवमेंट या साइडवेज पुल करना है। हैंड से हमें एक रेजिस्टेंस या नेक से हमें एक रेजिस्टेंस देना है और इस पोजीशन को हमें 10 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करना है, फिर रिलैक्स होना है और रिपीट करना है। सुपाइन रिट्रैक्शन, इसके लिए पेशेंट को अपने बैक के सहारे, अपने कमर के सहारे लेटना है। हेड न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। फिंगर्स जो है वो हमारे चिन के पास होने चाहिए और चिन हमारा जो होना चाहिए वो डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए, यानी चिन टक्स होना चाहिए। जो हेड है वो डाउनवर्ड पुश करता है और सरफेस में रेस्ट करता है। इससे हमें ये एक चीज इसमें करते वक्त एक ये इंश्योर करना है कि जो स्ट्रेच हो वो हमारे नेक के बैक हिस्से में हमें फील हो। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को हमें 8 to 10 टाइम्स हमें रिपीट करना है और रिपीट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या कोई वर्सनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज में पेशेंट को पेन फील होता है तो उस एक्सरसाइज को उसे इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। कुछ इस तरीके से हमें स्पाइन रिट्रैक्शन या सुपाइन रिट्रैक्शन करना है। सुपाइन हेड लिफ्ट्स, सुपाइन हेड लिफ्ट्स करने के लिए पेशेंट को बैक सपोर्ट के साथ लेट जाना है, अपने नीज को बेंड कर लेना है और जो हेड है उसे ऊपर की तरफ मूव करना है। ऊपर की तरफ मूव करते वक्त हमें अपनी जो चिन है उसे चेस्ट में टच कराने की कोशिश करना है। जब चिन टच हो रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन में 5 सेकेंड्स के लिए रिपीट होल्ड रखना और फिर अपने स्टार्टिंग पोजीशन में वापस जाना। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हमें 8 से 10 बार रिपीट करना है और कम से कम दिन में 2 बार करना है। पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कई बार पुअर पोस्चर के कारण होता है, इसलिए पोस्चर करेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें एक बैलेंस पोजीशन बनानी पड़ती है जब हम बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। सिटिंग पोजीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पेल्विस है वो बैकवर्ड रहना चाहिए और हमारी जो टेल बोन है हम उस पे ना बैठे। इससे करने से हमारी जो बैक होती है वो फ्लैट हो जाती है, यानी हमारे जो कर्वेचर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर हमको सिटिंग पोजीशन में बैठना है तो हमें न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन रखना है। इसी को हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसी को हम पिक्चर से समझते हैं। इस पोजीशन को जो हम पहले पिक्चर देख पा रहे हैं उसमें पेशेंट ने स्लाउच पोस्चर किया हुआ है। सेकंड पिक्चर में हम जो देख पा रहे हैं पेशेंट ने अपने बैक में एक आर्च बना ली है जिससे पेशेंट के जो लंबर लॉर्डोसिस है वो बढ़ सकता है। थर्ड पिक्चर में जो हम देख पा रहे हैं वो एक परफेक्ट पोजीशन है सिटिंग की, जिसमें हमारी बैक प्रॉपरली सपोर्टेड भी रहनी चाहिए और हमारे जो शोल्डर्स होने चाहिए वो प्रॉपरली रिट्रैक्टेड होने चाहिए, स्कैपुला रिट्रैक्टेड होने चाहिए। एक प्रॉपर हमें टेल बोन के सहारे नहीं बैठना। इसी चीज को हम
स्टैंडिंग पोजीशन में भी हमें मेंटेन करना है कि हमें बहुत ज़्यादा बेंड यानी लीन फॉरवर्ड होके हमें नहीं खड़े होना है, बहुत ज़्यादा हमें चेस्ट को बाहर निकाल के शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके खड़े नहीं होना है। हमें एक नॉर्मल पोजीशन मेंटेन रखनी है जिसमें हमारे जो शोल्डर्स हैं वो रेस्टेड, प्रॉपरली रेस्टेड होने चाहिए। एक न्यूट्रल स्पाइन हमें मेंटेन करनी है, किसी ना तो हमें थोरेसिक एरिया से बहुत बेंड होना है, ना हमें लंबर एरिया से बहुत ज्यादा बेंड होना है। एक न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन हमें मेंटेन करनी है। शोल्डर ब्लेड क्लॉक। शोल्डर ब्लेड क्लॉक की एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट खड़े होकर के भी कर सकता है या पेशेंट इसको सिटिंग पोजीशन में भी कर सकता है। हमें ये इमेजिन करना है कि हमारे शोल्डर के पास एक क्लॉक है और फिर हमें अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर मूव करना है और फॉरवर्ड की तरफ ले जाना है, जब इमेजिन करते हुए कि जो हमारी घड़ी है उसमें 2 बज रहे। फिर हमें उसे स्ट्रेट बैक लेके जाना है, ये इमेजिन करते हुए कि हमारा जो टाइम है वो 11 ओ क्लॉक का पोजीशन। फिर हमें शोल्डर्स को ड्रॉप करना है और बैक पोजीशन में लेके जाना है, जो ये इमेजिन करते हुए कि अगर वहां घड़ी प्लेस है तो उसमें 7 ओ क्लॉक हो रहे हैं। यही एक करेक्ट शोल्डर ब्लेड पोजीशन होनी चाहिए जब हम प्रॉपर पोस्चर में रहते हैं। कुछ इस इमेज से हम समझ सकते हैं शोल्डर ब्लेड क्लॉक, जिसमें हमें पहले ऊपर मूवमेंट, फिर आगे जो हमें 2 बजे का इंडिकेट करेगा, फिर हमें बैकवर्ड जो हमें 11 ओ क्लॉक, फिर नीचे और बैकवर्ड जिसमें हम 7 PM का इंडिकेट कर सकते हैं। चिन टक्स। चिन टक्स करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में रहना है, जो स्पाइन है वो न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, शोल्डर्स ब्लेड डाउन और बैक पोजीशन में होना चाहिए, और जो आईज है वो हम हमारे चिन और जो चिन है वो लेवल में होने चाहिए। चिन टक करने के लिए पेशेंट को अपना हेड पुल करना है अप एज डाउन, और उसके बाद पेशेंट को अपने चिन को चेस्ट की तरफ टच कराने की कोशिश करनी। इस पोजीशन को टच कराते वक्त हमें होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद रिलैक्स होना है। शोल्डर ब्लेड पोस्टीरियर डिप्रेशन। इसको करने के लिए पेशेंट को अपने शोल्डर को अपवर्ड मूव करना है और फिर उसको स्पाइन की तरफ मूव करना है, यानी शोल्डर को हमें ऊपर मूव करके हमें नीचे करना है। इसको करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पाइन हो वो स्ट्रेट होनी चाहिए, हेड हमारा न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हमें 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर रिपीट करना है। आर्म अगेन आर्म रेज अगेंस्ट वॉल। जैसा हमने अपने पहले स्पेशल टेस्ट में देखा था कि हमें 90 डिग्री के एबडक्शन करने हैं, उसी तरीके से हमें वॉल के सपोर्ट से हमारे जो आर्म्स हैं उन्हें अपवर्ड मूवमेंट करने हैं, और जो हमारी लोअर बॉडी है वो 12 to 8 इंचेस दूर रहेगी हमारे वॉल से, यानी सिर्फ हमारी अपर बॉडी सपोर्टेड रहेगी वॉल से। फिर हमें अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और अपने एल्बोज में एक 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए नीचे लेके आना है। उसके बाद हमें इसी चीज को रिपीट करना है, यानी अपवर्ड मूवमेंट, स्लाइड करना है और फिर नीचे की तरफ लेके आना है। पेक्टोरली स्ट्रेच। पेक्टोरली स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने डोर के दोनों साइड्स को ग्रिप करना है, वहां अपने हैंड प्लेस करने हैं और एल्बोज को शोल्डर लेवल में रखना है। उसके बाद पेशेंट को एक स्टेप आगे मूवमेंट करना है। एक स्टेप आगे मूवमेंट करने के बाद पेशेंट को अपने चेस्ट एरिया में स्ट्रेच फील होगा। जिस पर्टिकुलर पोजीशन या जहां पे भी उसे स्ट्रेच फील हो गया है
वहां उसे 2 से 5 सेकंड का होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। टॉवल या फोम रोल स्ट्रेच, इसके लिए पेशेंट को प्रो सुपाइन पोजीशन यानी कि अपने कमर के बल लेट जाना है और एक टॉवल या फोम रोल को नीचे प्लेस करना है। उसके बाद हमारी जो शोल्डर ब्लेड्स है उन्हें डाउन या बैक पोजीशन में प्लेस करना है और वहां मूवमेंट करना है, जिसमें हमारे जो शोल्डर है वो डाउन मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। हमारे आर्म्स प्रॉपरली रेस्टेड होने चाहिए। स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग, स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास एक थेरा बैंड होना चाहिए। थेरा बैंड को हमें एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर स्टेबल ऑब्जेक्ट में एक एंड उसका प्लेस कर देना है और दूसरे एंड से हमें उसे अपने शोल्डर की तरफ खींचना है। खींचते वक्त हमें अपने जो शोल्डर ब्लेड्स है उन्हें स्क्वीज करना है, उनका डाउनवर्ड और बैक पोजीशन में मेंटेन करना है और फिर उसके बाद हमें उसे रिलीज करना है। इस स्क्वीज करते वक्त जहां पे भी पेशेंट को स्क्वीज फील हो जाए वहां उसे होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद रिलीज करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।